नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य राजकिशोर बंग आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई रिपोर्ट लेकर के। और आज की रिपोर्ट जो है वो हमने बनाई है शेयर बाज़ार के ऊपर। आने वाले समय में शेयर बाज़ार जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा उसके ऊपर हमने हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस का व्यू बनाया है। और उस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को हमने क्लब किया है मैथमेटिकल और लॉजिकल एनालिसिस के साथ में। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है निफ्टी अहेड, क्रैश और कंसोलिडेशन। ये रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिंट फॉर्मेट में है, जो कुछ ही समय में कुछ न्यूज़पेपर्स में आने वाली है और कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। तो आज हम ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को मैं पढ़ूंगा आपके सामने, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली कि आने वाले समय में हमारे हिसाब से शेयर बाज़ार जो है वो क्या रुख अपना सकता है। और बेस जो है इसका टोटली लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी है। रिपोर्ट अंग्रेजी में है तो मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, इसको साथ में हिंदी में भी बीच में रूपांतरित करता रहूँगा। तो लेट अस स्टार्ट। और हाँ, एक बात और, इस रिपोर्ट को हमने जिन वेबसाइट्स में डाला उसमें से एक वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। एज वी आर एंटरिंग इनटू न्यू ईयर 2024 together with a solid and consistent performance by Indian equity markets। अभी सबके दिमाग में एक बिलियन रुपी क्वेश्चन है कि क्योंकि अभी तक बाजार पिछले 8-9 साल से एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब आने वाले समय में बाजारों का एक्चुअली क्या होगा। there has been an excellent run up in the equity markets and that too continuously। और बिना किसी मेजर पुल बैक के, बिना किसी मेजर करेक्शन के हम पिछले कई सालों से बाजारों में तेजी देख रहे हैं। तो आगे क्या, तो इसके लिए हमने ये आज रिपोर्ट बनाई है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस की स्किल को कंबाइन करेंगे कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल के साथ में, और हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सबको पता है कि सेंसेक्स का बेस जो था वो 1979 में 100 का बेस था, और आज तक जितने भी कैलकुलेशंस किए गए हैं उस 100 के बेस को लेकर के किए गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 1992 का बुल रन हो, चाहे 2000 का बुल रन हो, फिर 92 के बाद की मंदी हो, 2000 के बाद की मंदी हो, तो ये सारी चीज़ें 79 के जो बेस 100 है उसको कैलकुलेशन में लेकर के पकड़ करके आगे चलते हैं। उस कैलकुलेशन के हिसाब से तेजी मंदी का गणित हमेशा किया गया है। लेकिन अब हम आज के रिपोर्ट में उस बेस को छोड़ देंगे, अब हम टोटली नया बेस पकड़ेंगे। नया बेस का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक 79 का बेस था, लेकिन अब हम बेस पकड़ रहे हैं ईयर 2000। जी हाँ, नई सेंचुरी का शुभारंभ हुआ है 2000 से, और शेयर बाजार का बेस भी हम उस 2000 के हिसाब से ही पकड़ेंगे। आप पूछेंगे कि क्यों? ठीक है, आपका पूछना जायज़ है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट वाइज एक के बाद एक कि मैंने 2000 को बेस बना करके मेरी रिपोर्ट क्यों बनाई है। अब सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ईस्वी सन 2000 के पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन था बाजार में वो काफ़ी कम था। मतलब था लेकिन काफ़ी कम था। वो जो पैसा पंपिंग करते थे वो लिमिटेड सेक्टर्स में पंपिंग करते थे, लिमिटेड स्टॉक्स में पंपिंग करते थे। और ठीक है, और 2000 के बाद में इनका जो पार्टिसिपेशन है वो ज़बरदस्त रूप से बढ़ गया है, खुल के बढ़ गया है, और लगभग हर देश से भारत देश में पैसा आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड। ईस्वी सन 2000 के पहले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स की जो मसल पावर, मनी पावर थी वो बहुत कम थी, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ना के बराबर थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो उस हिसाब से बेसिकली इनके पास जो पैसे का कंट्रीब्यूशन आता था वो काफ़ी लिमिटेड था, और जो FII और FPI पैसा पंपिंग करते थे या निकालते थे उसके मुकाबले इनकी ताकत जो है वो ना के बराबर थी। जो 2000 के बाद में आफ्टर ईयर 2000 लोगों में अवेयरनेस बढ़ी तो लोगों ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू किया, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वालों की ताकत बढ़ी और एक पूरा डायनामिक्स जो है वो पूरा चेंज हो गया। तीसरी चीज़ जो है वो
2000 के पहले जो इंडिविजुअल्स थे, मासेस थे, पब्लिक थी, उनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी बाज़ार के बारे में। कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में अवेयरनेस थी, बहुत कम। और वो भी कैसा था, उनकी एंट्री एग्जिट कैसे होती थी कि भाई तेज़ी आई तो घुस गए, मंदी आई तो निकल गए। ये नहीं देखते थे कि इसमें एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो एक हम कह सकते हैं कि फियर और ग्रीड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत तेज़ी से 2000 के पहले काम करता था। और लोग, मतलब पीपल हैड द हैबिट्स ऑफ जंपिंग इन एंड आउट विथ हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स, फियर एंड ग्रीड ऑफ मेकिंग मनी और लूजिंग मनी। तो ये एक 2000 के पहले इस तरह का अप्रोच था। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है जो शायद डिबेटेबल हो सकता है कि जो मार्केट रेगुलेटर्स थे वो 2000 के पहले इतने पावरफुल नहीं थे जितने आज की तारीख में है। बट ये एक वन ऑफ द मेन रीजंस है। पांचवा और आखिरी कारण जो है वो इक्विटी मार्केट 2000 के पहले बिल्कुल हैंडफुल ऑफ ऑपरेटर्स के कंट्रोल में था। और वो ऑपरेटर्स कुछ, सब नहीं, कुछ मैनेजमेंट के साथ मिलकर के बाजार में खेला कर जाते थे। और इसमें कुछ एक लोगों को अच्छा पैसा आता था और बाकी इन्वेस्टर्स जो है उसमें फंस जाया करते थे। लेकिन 2000 के बाद में बेसिकली मार्केट डायनामिक्स और प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुए, कीपिंग पेस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन इक्विटी मार्केट स्टार्टेड क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय शिफ्टिंग गियर्स speedily in well controlled manner, thereby creating confidence not only among Indian retail investors but among FII and FPI as well. तो बहुत मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बाजार में आने लगे। और बेसिकली दे स्टार्टेड टर्मिंग मार्केट एंड बिलीविंग इन द मार्केट दैट ये बाजार जो है नॉट ओनली ये रेगुलर इनकम का जरिया है बल्कि इससे वेल्थ क्रिएशन भी ज़बरदस्त तरीके से की जा सकती है। और ये थॉट प्रोसेस इंडियन मासेस के दिमाग में धीरे धीरे करके ईस्वी सन 2000 के बाद बैठनी शुरू हो गई। अब इसमें जो लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हुई, दैट स्टार्टेड क्रिएटिंग मैजिक। वो उन्होंने खुद ने पैसा लगाना शुरू किया और उसके साथ साथ उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी SIP के थ्रू कंसिस्टेंटली पैसा डालना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो मनी पावर थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई बाजार में पैसा लगाने की। और इसके साथ साथ जो पॉलिसी डिसीजंस थे सेंटर में, जो भी गवर्नमेंट आती थी उनके पॉलिसी डिसीजन जो है वो बाजार फ्रेंडली, कॉर्पोरेट फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली होते गए और बाजार जो है ग्रेजुअली ग्रो करते गए बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये 2000 और 2000 पहले और बाद में एक डिफ्रेंशिएशन था जो मैंने आपको बताया। इसलिए बताया क्योंकि मैंने बेस जो है 79 की जगह 2000 शिफ्ट किया है। तो अब ये एक प्रोबेबल सिनेरियो जो है आगे 2024 से क्या होगा, कैसे होगा, ये बेस 2000 ईयर को पकड़ करके हम आगे चलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट डेटाज देखते हैं। तो डेटाज में कैसे है, मैंने कुछ स्टेप वाइज डेटाज बनाए हैं। सबसे पहले ईयर 2000 में क्या था, मेजर टॉप फॉर्मेशन था। हम सब जानते हैं कि एक ज़बरदस्त तेजी आई थी 2000 में और एक बहुत बड़ा टॉप बना था और वहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ जो है उसमें क्या है, जैसे इसमें 5 सालों का रिकॉर्ड हम लेंगे 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। तो 2000 में टॉप बना, उसके बाद बॉटम बना और 2000 से 2004 के बीच में मेजर कंसोलिडेशन रहा। तो ये 2000 से 2004 के बीच में टॉप, बॉटम और कंसोलिडेशन एक 5 साल का जबरदस्त पीरियड रहा जिसमें बाजारों ने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे करके निचले स्तर के ऊपर बॉटम फॉर्मेशन किया और 2004 तक में कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। अब आप देखिए कि ये जो 5 साल का पीरियड था, इसके आगे तुरंत बाद में अगर आप गणित लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो ठीक 5 साल का पीरियड आपको आगे मिलेगा 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। तो 2004 से 2008 तक जो उसके पहले 5 साल कंसोलिडेट हुआ बाजार जबरदस्त तरीके से, उसका रिजल्ट मिला हम लोगों को और बाजार लगातार 5 साल तक जबरदस्त तेजी के माहौल में रहा। कंटिन्यूस 2008 तक हमने तेजी देखी। तो ये जो था ये इसीलिए बेस हम 2000 पकड़ के चले कि हम आगे आपको लॉजिकली, मैथमेटिकली और बाद में आखिर में एस्ट्रोलॉजिकली समझा सके कि क्या कारण रहा। तो ये 5-5 साल का कंसोलिडेशन और तेजी का माहौल रहा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आता है वो है नेक्स्ट टेबल की 2008 के बाद जो
अगला एनालिसिस आता है वो ये है कि 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 9 साल बाजारों में 2008 में क्रैश आया, उसके बाद कंसोलिडेशन प्रोसेस हुआ, हाइज बने फिर लोज बने, हाइज बने फिर लोज बने कंसिस्टेंटली। तो 2008 से 2016 तक का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रोसेस था पूरा वो बेसिकली अमूमन बॉटम फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन का प्रोसेस था जो पूरे 9 साल तक चला। अब ये 9 साल का प्रोसेस समाप्त हुआ 2016 में। अब आप ये लॉजिक का और मैथमेटिक्स का कमाल देखिए कि 2016 से आप अगर गिनना शुरू करेंगे तो देखिए 2016, 17, 18, 19, 2020, 21, 22, 23, 2024 हम 9वें वर्ष के अंदर है। 9 साल का बॉटम फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन जो 2008 से 2016 तक हुआ और 2016 से 2024 जो कि करंट ईयर स्टार्ट हुआ है, ये कंटिन्यूअस पिछले कंसोलिडेशन प्रोसेस के बाद लगातार तेजी का माहौल हमने देखा, जो एक जबरदस्त तेजी का माहौल था पूरे बाजारों में। और इस ऐसी तेजी बेसिकली हमने कभी नहीं देखी। तो ये इसमें मैं एक छोटा सा टिंट और ऐड करना चाहूँगा, आप सभी लोगों का ध्यान मैं मेरी रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। 2016 में मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी जो कई सारे न्यूज़पेपर्स में छपी है, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। मैंने मेरी इस रिपोर्ट के अंदर एक उसकी कटिंग लगाई है अंग्रेजी न्यूज़पेपर के अंदर जो छपी थी उसकी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी फोटो के साथ, व्हाट द स्टार्स फोरटेल फॉर द इक्विटी मार्केट्स, और पिछले पेज पर और उसमें बारीकी से किया गया अध्ययन। तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें हमने 2016 की रिपोर्ट है, फरवरी 2016, इसमें हमने क्लियरली लिखा था कि कंसोलिडेशन प्रोसेस जो शुरू हुआ है वो 2017 तक समाप्त हो जाएगा और 2017 के बाद आने वाले 5 साल में हम ऐसी तेजी देखेंगे, ऐसा तेजी का माहौल होगा जो हमने कभी हमारी लाइफ टाइम में नहीं देखी होगी, कभी हमने जिंदगी में ऐसी तेजी नहीं देखी होगी। और ये रिपोर्ट हमारी न्यूज़पेपर्स में छपी है, अगर कोई भी देखना चाहे तो हम न्यूज़पेपर की कॉपी दिखा सकते हैं और प्रिंट कॉपीज के अंदर इसको हमने प्रिंट आउट में डाल दिया है। तो अब ये क्योंकि 5 साल का समय पूरा हो गया और हमारी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही रही टारगेट पर, तो अब हमने ये सोचा कि अगली रिपोर्ट बनाएं जो लॉन्ग टर्म, जैसे 2016 की रिपोर्ट 2023 तक की थी, तो अब 2023 समाप्त हो गया है, तो हम आने वाले 5 साल, 9 साल, 10 साल क्या रहेगा वो रिपोर्ट हम एस्ट्रोलॉजिकली आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बेस चेंज किया, वो हमने क्यों चेंज किया आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अभी नाउ Indian equity markets have entered into a phase different from the ongoing one. If Indian markets have to enter into a different phase from the ongoing one, then what it could be and how long that could last? That is the million rupee question. तो अभी इसका हम जवाब दें उसके पहले हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी गोचर में गुरु ग्रह जो है जुपिटर, वो मेष राशि में है और ये मेष राशि में गोचर में रहेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। वहाँ से जैसे हम सब जानते हैं गुरु ग्रह की 3 एस्पेक्ट्स होती है, 3 दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो मेष राशि से इनकी 5वीं दृष्टि पंचम स्थान सिंह राशि पर होगी और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान खुद के घर पर होगी। सिंह राशि पंचम स्थान जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में हाउस ऑफ स्पेक्यूलेशन, हाउस ऑफ शेयर बाजार मानते हैं, और 9वां घर लक का, तो शेयर बाजार लक के बिना कुछ भी नहीं है। इन दोनों स्थानों के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि है और जब तक गुरु ग्रह 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में है तब तक बाजारों को नीचे की तरफ का रुझान हो या झटका लगे उसकी गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि गुरु ग्रह जब यहाँ से हट करके मेष राशि से निकल के टॉरस राशि में चला जाएगा तब तक तो बाजार ठीक है, उसके बाद ही बाजारों में थोड़ी सी डाइवर्जेंस दिखेगी। तो वो क्योंकि वो वृषभ राशि से उसकी 5वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर होगी जिसे अशुभ स्थान माना जाता है, 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर होगी जो खराब स्थान है, और 7वीं दृष्टि नीच की दृष्टि होगी जो कि कर्म क्षेत्र पर होगी। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स, तीनों दृष्टियां गुरु की जो है वृषभ राशि में आने के पश्चात बहुत ही खराब होगी। तो गुरु ग्रह का जो शुभ फल हमें अभी मिल रहा था बेसिकली वो 30 अप्रैल के बाद उसकी मात्रा ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि गुरु ग्रह क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है
तो इमीडिएटली 30 अप्रैल से इसका रिजल्ट देखने मिले उसके चांसेस एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, बाकी नहीं तो नॉर्मल रूटीन में ये कुछ हफ्ते गुजर जाए उसके बाद अपना रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो जो चेंज ऑफ मूवमेंट है शेयर बाजार में वो 30 अप्रैल के बाद कभी भी हमें नजर आ सकती है। अब इसमें हम ऐड करते हैं शनि का गोचर। पूरे 2024 में शनि जो है वो कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि में ये बीच में वक्री भी होगा 4.5 महीनों के लिए, और इसके जिस नक्षत्र से ये गुजरेगा बेसिकली अप्रैल 6 अप्रैल 2024 तक शनि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। तो जब भी शनि शतभिषा नक्षत्र में होता है बेसिकली शेयर बाजार के लिए ये शुभ समाचार होता है। तो 6 अप्रैल तक शनि भी शेयर बाजार को सपोर्ट करेगा। तो जैसे गुरु का हमने ऑलरेडी देखा 30 अप्रैल तक, तो 6 अप्रैल तक शनि का सपोर्ट भी जारी रहेगा। अब इसमें शनि 6 अप्रैल को शतभिषा नक्षत्र से निकल के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश शेयर बाजार के लिए कभी भी शुभ नहीं रहा है, तो अमूमन ये आगे भी शुभ हो उसके चांसेस बहुत कम है। तो 7 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक शनि बीच में वक्री भी रहेगा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो बेसिकली ये जो पीरियड है 7 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 का, ये शेयर बाजार के लिए अच्छा समय नहीं है। तो इस समय में शेयर बाजार में डाइवर्जेंट मूड दिख सकता है, पुराने ट्रेंड के मुकाबले अलग ट्रेंड दिखेगा। तो पुराना ट्रेंड बुलिश था तो यहाँ हमको नेगेटिव ट्रेंड नजर आएगा, कंसोलिडेशन का ट्रेंड नजर आएगा, मार्केट नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है, कोई इवेंट आ जाए जिसकी वजह से भी मार्केट में झटका लग जाए। तो ये शनि का गोचर अक्टूबर 3, 2024 तक 7 अप्रैल के बाद थोड़ा सा बाजार को हिलाएगा, और इसमें गुरु ग्रह का गोचर भी काम करेगा जो कि 30 अप्रैल के बाद बेसिकली वृषभ राशि में चला जाएगा। 3 अक्टूबर 2024 के बाद कुछ समय के लिए, अमूमन 3 महीने के लिए, दिसंबर 27, 2024 तक शनि वापस वक्री होकर के शतभिषा नक्षत्र में आएगा। तो वो जो एक 3 महीने का पॉकेट है उस पॉकेट में मार्केट जो है वापस एक स्पीड से तेजी से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ये एक तेजी से ऊपर की तरफ आया हुआ बाजार बेसिकली हम मानते हैं कि एक तरह से ट्रैप हो सकता है। क्योंकि 2000 अच्छा उसके पहले बता दूं कि क्योंकि दिसंबर तक का एनालिसिस हो गया तो 2024 का पिक्चर बेसिकली क्लियर हो गया कि बाजार 2024 में एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से मूव करेगा। अभी शनि जो है वो एक्वेरियस राशि में है। एक्वेरियस राशि में से ये 29 मार्च 2025 को निकल के मीन राशि में चला जाएगा। कुंभ राशि में से निकल करके 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा बेसिकली। और ये जिस वक्त ये राशि चेंज करेगा उस वक्त ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा। तो बेसिकली हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि जब भी शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में से निकल के दूसरी राशि में जाता है, वो जो आखिर के 2-3 महीने होते हैं ये बेसिकली शेयर बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टर जो है 2025 का ये शेयर बाजार के लिए नेगेटिविटी लेके आएगा। ये हमें हमारे एनालिसिस के थ्रू हमें ये ऐसा संदेश आ रहा है। तो ये आप सभी लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। और शनि जब एक्वेरियस राशि से बाहर आ जाता है तो ये जैसे मैंने बताया कुछ हफ्ते पहले ये बाजारों में रुझान जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। अब इसमें एक चीज हम और जोड़ते हैं कि कभी भी जब 2 मैलेफिक प्लैनेट्स एक घर में से गुजरते हैं, एक हाउस में से गुजरते हैं साथ में, तो मैलेफिक प्लैनेट्स एक हाउस में से गुजरने से उनकी जो एक परिणाम देने की शक्ति होती है वो मैलेफिक्स नेगेटिव ट्रेड्स वो बहुत गुना बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी ही एक कंजंक्शन बनेगी राहु और शनि के बीच में मीन राशि में। राहु और शनि के बीच में मीन राशि में बनेगी, ये बनेगी मार्च अप्रैल मई 2025 में। तो अब आप देखिए मार्च अप्रैल मई 2025 में राहु शनि साथ में मीन राशि में होंगे। शनि खुद एक्वेरियस राशि में से कुंभ राशि में से बाहर निकलेगा और गुरु ग्रह जो है ऑलरेडी वृषभ राशि में होंगे। तो ये एक तरह से माहौल बन रहा है शेयर बाजार के लिए अलग तरह के मूड का, जो अभी तक जो तेजी का माहौल था उससे हट करके अलग मूड का माहौल बन रहा है। और हम सब जानते हैं कि मीन राशि जो है बेसिकली वो 12वें स्थान की राशि है काल पुरुष कुंडली में, और वो 12वां स्थान शुभ नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि क्यों शुभ नहीं होता, मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूँ। क्योंकि बेसिकली 12वां स्थान जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जबरदस्ती के खर्चे, जबरदस्ती का बवाल, फिर ये डिसिजिव एंडिंग टू समथिंग विच इज कंसिस्टेंटली कमिंग, और पुटिंग restriction on any kind of positive ideas and moves।
putting restriction on any kind of positive ideas and move decisive ending to something which has been coming since लास्ट टाइम। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली पिछले ट्रेंड को रोकने वाला समय आ जाता है। इसलिए ये 12th हाउस पीसेस जो है इन रीजंस की वजह से मेन हम इसे अच्छा हाउस नहीं मानते हैं, और उस हाउस में से शनिदेव जो है भ्रमण में निकलेंगे। तो ये जो एनालिसिस सारा बनता है, इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ 2025 का जो है बेसिकली वो शेयर बाज़ार के लिए नेगेटिव न्यूज़ लेके आएगा। इसके चांसेस बहुत ब्राइट है, और ये हो सकता है कि 2025 फर्स्ट हाफ के अंदर एक पहला बॉटम हमें शेयर बाज़ार का नज़र आ जाए। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हम एनालिसिस करना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम इसमें अब 2026 और 2027 के भी 2-3 जो कंजंक्शंस बनने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। शनि जो है मीन राशि में से निकलेगा, तो बेसिकली ये जो समय होता है ये प्रॉफिट बुकिंग का समय होता है, पोर्टफोलियो रीशफलिंग का समय होता है, बेस फॉर्मेशन का समय होता है नए सेक्टर्स के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, शनि जब भी मीन राशि में से निकलता है ये समय होता है बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का, पोर्टफोलियो रीशफलिंग का, और बेस फॉर्मेशन फॉर न्यू सेक्टर्स बेसिकली, जो कि आने वाले समय में बहुत तेजी का रुख अपनाते हैं। तो ये पीरियड जो शनि का है ये मीन राशि में से ये होगा शुरू अप्रैल 2025 से। अप्रैल 2025 से मीन राशि में शनि का गोचर शुरू होगा और ये रहेगा जून 2027 तक। ठीक है, तो ये जो समय है ये समय रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का, पोर्टफोलियो रीशफलिंग का, और बेस फॉर्मेशन फॉर न्यू सेक्टर्स का। हाँ, ये 2027 में वक्री होकर के 2027 में ये मेष राशि में जाकर 2028 में वक्री होते हुए 2 महीनों के लिए वापस से मीन राशि में आएगा। बट वो 2 महीने का समय बहुत बड़ा समय नहीं, इसलिए हम मोटा मोटी जो पकड़ रहे हैं वो जून 2027 को पकड़ रहे हैं। अब 2026 के बारे में बात करें कि जुपिटर और केतु 2026 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में एक साथ सिंह राशि में आएंगे। तो जुपिटर और केतु जब एक साथ सिंह राशि में आते हैं तो ये पंचम स्थान में धमाल करते हैं, क्योंकि केतु स्वभाव से धमाल करने वाला ग्रह है। अचानक या तो बहुत ऊपर या अचानक बहुत नीचे। तो ये, और जुपिटर क्योंकि फाइनेंस का सिग्निफिकेटर है तो ये बहुत ऊपर या बहुत नीचे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को करता है, जो शेयर बाजार उससे रिलेटेड है सीधा सीधा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026। उसके बाद अगेन जो पूरा फर्स्ट हाफ है 2027 का, उसमें गुरु और केतु वापस एक साथ रहेंगे, लेकिन वो इसमें क्या है कि गुरु वक्री होगा और केतु हमेशा वक्री चलता है। तो ये सिंह राशि में से निकल के कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में चले जाएंगे 6 महीने के लिए, जनवरी 27 से जून 27 तक। तो अगेन ये जो पीरियड है केतु महाराज धमाल करेंगे। तो ये पीरियड में अगेन हम देखेंगे कि कुछ एक सेक्टर्स जो है धड़ाम से नीचे जाएंगे और नए सेक्टर्स जो है बहुत तेजी से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये हमारा जो विश्लेषण है 2024, 25, 26, 27 हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी ये मैं इसको समअप करता हूं कि ऑल द डिटेल्स डिस्कस्ड अबाउट द मूव्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स एंड देयर कंजंक्शन in transit over a period of 24, 25, 26, 27 clearly indicates कि there are chances of some events to occur। कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो सकती है इन सालों में 2024, 25, 26, 27 में कि जो might lead to changes in equity market scenario, जो कि शेयर बाजार का रुख जो है जबरदस्त तरीके से बदल सकती है, उतनी सक्षम होगी। तो ये हमारा समअप है और ये हमारी पूरी रिपोर्ट जो है आपके लिए अवेलेबल है। आप नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वो रिपोर्ट आराम से पढ़ सकते हैं। प्लैनेट सैटर्न इन ट्रांजिट विल स्टार्ट इट्स मोशन थ्रू एरीज राशि। अब ये 2027 के बाद आगे क्या, उसका एक छोटा सा पिक्चर आपको देता हूं मैं यहाँ पर। उस वक्त मैं नई रिपोर्ट लेकर के आऊंगा जो आने वाले 5 सालों के लिए होगी, लेकिन एक छोटा सा पिक्चर दे देता हूँ आपको कि जून 2027 के बाद शनि जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि शनि का गोचर जो है 29.5 साल का होता है कालपुरुष कुंडली कंप्लीट करने का। मेष राशि प्रथम राशि, मीन राशि आखिरी राशि, 12वीं राशि। मेष राशि से ये शुरू हुआ है 1998 में शनि का गोचर, जो जून 2027 में 29.5 साल के बाद में मीन राशि में समाप्त होगा और ये जुलाई 2027 से वापस मेष राशि में आएगा। तो जब भी शनि देव पूरा गोचर खत्म करके 29.5 साल के बाद मेष राशि में आते हैं, ये नई चीज की शुरुआत करते हैं, नई सोच, नई विचारधारा, नई चीजें हर तरह से। तो हम ये समझेंगे कि
2027 जून जुलाई के बाद में एक नई चीज़ें, नई सोच, नई विचारधारा, एक नई फसल, एक नई खेप, नए लोग, हर तरह से एक बदलाव जो है वो पूरी तरह से हावी होगा इंडियन इकोनॉमी पे, और एक नई दिशा निर्देश जो है वो न सिर्फ शेयर बाज़ारों को मिलेगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी, जिसके निशान हमें ये आने वाले आगे के 3-4 सालों में देखने मिल जाएंगे। बेस फॉर्मेशन, और ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर काइंड ऑफ मिक्सचर और एनालिसिस। अभी इसमें ये 2024 से जो 2028 का पीरियड, तो ये जो हम आपको बताए, इसको अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं वापस समअप कर दूं कि 2024 से 2028 के बीच में एक जो पुराना ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एक टॉप बनेगा। उसके पश्चात 2025 हमने बताया था जैसे कि फर्स्ट बॉटम बनेगा, तो हम 2025-26 बॉटम फॉर्मेशन पकड़ के चलते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आएगा, ताकि वो मीन राशि के कंसोलिडेशन फेज के हिसाब से नए सेक्टर्स, प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीज़ें, बेस फॉर्मेशन पर अगला तेजी, ये सारी चीज़ें बनेगी। तो 2024 से 2028 का जो 5 साल का पीरियड है, टॉप बनता हुआ दिखेगा, बॉटम बनता हुआ दिखेगा, और एक बड़ा बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेज होगा। उस कंसोलिडेशन फेज में नए सेक्टर्स उभरेंगे, नए मैनेजमेंट उभरेंगे, नए लोग उभरेंगे, नए सितारे उभरेंगे, जो ज़बरदस्त तरीके से आने वाले समय में न सिर्फ देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था बल्कि शेयर बाज़ार और सारी चीज़ों को प्रभावित करेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस था कंप्लीट आने वाले समय के लिए। और इसमें अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं या इसमें आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स भी मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसकी प्रिंट जो वेबसाइट में छपी है उसकी लिंक और मेरी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उसको क्लिक करके आराम से पूरा पढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक देख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके साथ मुलाकात होगी नई एनालिसिस और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आपके मित्र ज्योतिषाचार्य राजकिशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।